वह है वेवेल प्लान, जिसे हम वेवेल योजना के नाम से भी जानते हैं। क्या है वेवेल प्लान और इसकी पृष्ठभूमि बनकर किस प्रकार तैयार हुई, इसके विषय में हमें समझना है। चलिए बेटा देखेंगे वेवेल प्लान क्यों आया था भारत में। तो तीन इसके कारण थे। नंबर एक, ब्रिटिशों का मतलब अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होना और यह 1939 से 1945 तक चलना। यह प्लान इसलिए आया था कि किसी भी रूप में भारतीयों का क्या पाना, सहयोग प्राप्त करना। मतलब वेवेल प्लान इसलिए आया था कि हमें भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना है। दूसरा फेज यह था कांग्रेस ने क्या किया था, प्रांतीय चुनाव में, कब हुआ था बेटा प्रांतीय चुनाव, 1937 में 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी और उसके बाद वह बढ़िया काम कर रही थी कांग्रेस। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और कांग्रेसियों से बिना परमिशन लिए या भारतीय नागरिक को बिना बताए अंग्रेज यह युद्ध में भारतीय सेना को शामिल कर देते हैं। इस बात से नाराज कौन हो जाता बेटा, भारत की कांग्रेस पार्टी नाराज हो जाती है और नाराज हो जाने के कारण कुछ विशेष तथ्य पूछते हैं ब्रिटिशों को कि आपने हमें बिना बताए बिना पूछे आपने किस प्रकार भारतीय सेना का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग लिया। तो अंग्रेज कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं और न ही कोई ऐसा तथ्य रखते हैं जो उचित होता है। इस बात से कांग्रेस पार्टी नाराज हो जाती है और 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दे देती है। इस्तीफा देने के बाद भारत में भारतीयों को समझाने के लिए अंग्रेज एक प्रस्ताव लेके आएंगे जिसे हम किस नाम से जानेंगे, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और यह अगस्त प्रस्ताव कब आया था बेटा, 8 अगस्त 1940 को। किसी भी प्रकार से भारतीय ने यह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद भारत देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है और यह सत्याग्रह की रूपरेखा गांधी जी बनाते हैं, लेकिन प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे जी होते हैं और यह कब आता बेटा, 1940 में आता है। इसी के बाद क्रिप्स मिशन आता है। ब्रिटिश लोग एक मिशन बनाते हैं जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं और यह कब आता बेटा, 1942 में। और यह क्रिप्स मिशन में जो बातें थी इस बात को भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग पूर्णतः ठुकरा देते हैं और इसी बीच भारत में एक नया आंदोलन चल जाता है और वह क्या होता बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन। और यह भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है, संपूर्ण भारत देश में चलता है और सारी गतिविधियां इसमें शामिल हो जाती हैं। जब यह आंदोलन तीव्रगामी गति से चल रहा होता है तो अंग्रेज एक मिशन लेके आते हैं, ऑपरेशन जीरो हावर, जिसमें कुछ बड़े क्रांतिकारी नेता और कांग्रेस को पकड़कर जेल में डाला जाता है। तीसरा फेज क्या था बेटा, मुस्लिम लीग ने क्या हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था और उन्होंने क्या किया, पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव पास कर दिया था। कब, 1940 में। यही सब बातों को देखा किसने, सी राजगोपालाचारी ने। और सी राजगोपालाचारी ने जब देखा कि भारत देश में सांप्रदायिक गतिरोध उत्पन्न हो गया है जिसे हम संवैधानिक गतिरोध के नाम से जानते हैं, इस समय भारत में क्या हो गया बेटा, कांग्रेस अलग लड़ रही है और मुस्लिम लीग अलग हो गई है। तो सी राजगोपालाचारी जी ने देखा कि यार हमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को क्या करना चाहिए, एक करना चाहिए, इनके बीच में समझौता कराना चाहिए और कुछ बातों को हमें मुस्लिम लीग की मान लेना चाहिए ताकि हम जल्दी से आजादी प्राप्त कर सकें। ठीक है। और जब यह सब बात श्री राजगोपालाचारी के मन में आया तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया जिसे हम बोलते हैं CR फार्मूला के नाम से जानते हैं। हाँ बेटा, किस नाम से जानते हैं, CR फार्मूला के नाम से जानते हैं। और यह कब आया बेटा, 10 जुलाई 1944 को। सीधा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि CR फार्मूला किसने लेके आया था, तो सी राजगोपालाचारी जी ने। और यह कब आया था, 10 जुलाई 1944 को। जब यह फार्मूला आया इसमें कुछ बातों का उल्लेख किया गया था, यही इन सब बातों को ना ही मुस्लिम लीग ने माना ना ही कांग्रेस पार्टी मतलब गांधी जी ने माना। मतलब कोई प्रश्न उत्तर निकल के यहाँ सामने नहीं आया। श्री राजगोपालाचारी कांग्रेस पार्टी से इस समय नाराज हो गए थे। फिर अलग अलग हो गए, कांग्रेस अलग लड़ाई लड़ रहा था। हमें आभास हो गया था कि कांग्रेस स्वतंत्र या स्वायत्त राज्य प्राप्त करना चाहती है और मुस्लिम लीग देश विभाजन की बात कर रही है, पाकिस्तान की बात कर रही है कि हमारा एक अलग देश होगा और वह पाकिस्तान देश होगा। तो यह सब बातों को एक करने के लिए श्री राजगोपालाचारी द्वारा प्रयास किया गया था, जिसे हम CR फार्मूला के नाम से जानते हैं। कब बेटा, 10 जुलाई 1944 को। ठीक है। दोनों, ना ही मुस्लिम लीग ने माना ना ही कांग्रेस पार्टी ने इनकी बात माना। ठीक है। कुछ समय तक यह अपने अपने काम में लगे रहे। फिर पुनः इन्हें एक करने का प्रयास किया गया, इसे गांधी जिन्ना वार्ता के नाम से जाना गया। हाँ बेटा, याद रखेंगे, इसे गांधी जिन्ना वार्ता के नाम से जाना गया। और गांधी जिन्ना वार्ता कब हुई बेटा, सितंबर 1944 में। कब हुई बेटा, सितंबर 1944 में। यहाँ भी कोई उत्तर निकल के सामने नहीं आया। कहा जा सकता है कि कोई परिणाम निकल के सामने नहीं आया, ना ही गांधी जी माने ना ही जिन्ना माने। यह वार्ता भी पूर्णतः असफल हुई। फिर कुछ समय बाद देसाई लियाकत समझौता हुआ। कौन सा समझौता बेटा, देसाई लियाकत समझौता। और यह कब होता बेटा, जनवरी 1945 में। याद रखेंगे, देसाई लियाकत समझौता कब हुआ, जनवरी 1945 में। किस किस के बीच में बेटा, भूला भाई देसाई क्या है बेटा, भूला भाई देसाई और लियाकत अली। भूला भाई देसाई जो थे कांग्रेस की तरफ से थे और लियाकत अली जो थे मुस्लिम लीग की तरफ से थे। इन दोनों के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। लेकिन यह देसाई लियाकत समझौता भी पूर्णतः असफल हुआ, ना ही इसमें कांग्रेस
ने मुस्लिम लीग को समझा पाया, ना ही मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को समझा पाया। कुल मिला के देखा जाए तो और भारत देश में क्या हो गया, संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न और ज्यादा हो गया। मतलब यह लोग आपस में अब लड़ने लगे और आपस में एक दूसरे की बुराई करने लगे। यह सब अंग्रेजों ने देखा और इस दरमियान हमारे भारत देश में भारत के वायसराय लॉर्ड लिन्लिथगो थे। लॉर्ड लिन्लिथगो ने देखा कि यह सब क्या हो रहा है और इनके स्थान पर अब कौन आएगा बेटा वायसराय बन के भारत का, कौन आएगा, लॉर्ड वेवेल बन के आएगा भारत का वायसराय। और लॉर्ड वेवेल जब भारत का वायसराय बन के आएगा तो वह एक प्लान के तहत आएगा कि मैं भारतीयों को समझाने की कोशिश करूंगा, मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक कर दूंगा, क्योंकि अंग्रेजों को भी यह समस्या का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वह पूर्णतः कार्य नहीं कर पा रहे थे। आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ अंग्रेज युद्ध अलग कर रहे हैं और भारत देश में मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी अलग क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। इस प्रकार भारत देश में संवैधानिक गतिरोध क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भी असुविधा प्राप्त होती है। तो अंग्रेज चाहते हैं क्यों ना यह संवैधानिक गतिरोध को किसी भी रूप में समाप्त किया जाए। तो यह गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत का वायसराय कौन बनता है, लॉर्ड वेवेल। और जब लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय बनता है तो वह एक प्लान के साथ भारत आता है, इसलिए उसे किस नाम से जानते हैं बेटा, वेवेल प्लान के नाम से जानते हैं। और इन सब कारणों के कारण हम बोल सकते हैं कि भारत देश में वेवेल प्लान की पृष्ठभूमि बनकर तैयार हुई। हाँ बेटा, वेवेल प्लान की पृष्ठभूमि बनकर क्यों तैयार हुई थी, अंग्रेजों ने क्यों इसे तैयार किया था, तो मैंने इन सब 3 कारण प्रमुख रूप से आपको समझाया। अब वेवेल प्लान कब आया बेटा, 14 जून 1945 को। हाँ बेटा, भारत देश में वेवेल प्लान कब आया, 14 जून 1945 को। और यह प्लान में जिन बातों का उल्लेख था तो हम देखेंगे जब वेवेल आया तो वेवेल ने बोला कि देखिए हमने आपके लिए, आप दोनों के लिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर के आए हैं। और पहली बात उस प्लान में क्या लिखी थी कि वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। इसका अर्थ जो है कि भारत देश में जो वायसराय की कार्यकारिणी कार्य कर रही थी उसमें हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। विस्तार करेंगे मतलब लोगों की संख्या को बढ़ाएंगे। किसकी संख्या, लोग, उसमें जो शामिल सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या का हम क्या कर देंगे, विस्तार कर देंगे। और कितने सदस्य रखेंगे, 14 सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे। लेकिन उसमें यह बात को उल्लेख था कि 2 इसमें कौन शामिल रहेंगे, अंग्रेज रहेंगे। हाँ बेटा, वायसराय की कार्यकारिणी का हम विस्तार करेंगे और उसमें कितने सदस्य शामिल हो गए, 14 सदस्य शामिल हो गए। लेकिन यह वायसराय की कार्यकारिणी में 2 अंग्रेज शामिल होंगे, एक होगा वायसराय और एक होगा कमांडर इन चीफ। कौन बेटा, एक होगा वायसराय और एक हो गया कमांडर इन चीफ। और यह वायसराय की कार्यकारिणी में उन्होंने बोला कि 40% सवर्ण हिंदू रहेंगे। हाँ बेटा, याद रखेंगे 40% सवर्ण हिंदू रहेंगे, 40% मुसलमान रहेंगे और 20% अन्य वर्ग के लोग शामिल रहेंगे। हाँ बेटा, यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि वायसराय की कार्यकारिणी का जब विस्तार किया गया था तो 40% बेटा सवर्ण हिंदू थे, 40% मुसलमान और 20% अन्य वर्ग रहेंगे। अगली बात क्या थी इसमें अगली बात यह लिखी हुई थी किसमें बेटा, वेवेल प्लान में, कि रक्षा एवं विदेश विभाग अंग्रेजों के पास होगा, मतलब हमारे पास होगा, मतलब ब्रिटिशों के पास। ब्रिटिशों ने अगली बात क्या लिखी थी वेवेल प्लान में कि रक्षा एवं विदेश मंत्रालय ब्रिटिशों के पास होगा, बाकी शेष सभी विभाग भारतीयों के पास होंगे। देखिए बेटा, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, रक्षा और विदेश विभाग अपने पास रख रहे हैं, बाकी सभी विभाग किसको दे रहे हैं, भारतीयों के पास दे रहे हैं। तीसरी बात क्या उल्लेख था, तो तीसरी बात का उल्लेख था कि वायसराय मंत्रियों की राय को ठुकराएगा, लेकिन वायसराय क्या करेगा, मंत्रियों की राय को ठुकराएगा लेकिन अकारण राय नहीं ठुकराएगा। इस प्रकार इसमें उल्लेख किया गया था। इसका अर्थ यह था कि वायसराय को जो वीटो शक्ति प्रदान की गई थी वह उसका प्रयोग तो करेगा लेकिन अकारण ही प्रयोग नहीं करेगा। मतलब कहने का आशय यह है कि कारण बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई मंत्रियों ने कोई राय दिया भारतीयों ने और उसने अपने मन से ठुकरा दिया, मतलब ऐसा भी नहीं था। तो यह एक उन्होंने सुधार किए थे, किसने, अंग्रेजों ने। इस प्रकार भारत देश में वेवेल प्लान आया और यह प्लान भी पूर्णतः सफल नहीं हो पाया और यह प्लान ने भी भारत में ना ही कांग्रेस को समझा पाया ना ही मुस्लिम लीग को समझा पाया। इसके बाद ब्रिटिश में क्या होगा, ब्रिटेन में क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद ब्रिटेन में क्या हो जाएंगे, आम चुनाव हो जाएंगे। और जब ब्रिटेन में आम चुनाव हो जाएंगे तो यह आम चुनाव भारतीयों के लिए एक बड़ा ही अच्छा होगा, क्योंकि अब किसकी घोषणा होगी, क्लाइमेट एटली की घोषणा होगी। इस प्रकार हमने भारत देश में आया हुआ वेवेल प्लान की पृष्ठभूमि को समझा और जाना। आप आगे की बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।